स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से। थ्री स्टेटमेंट है उनको यहाँ पे मेंशन किया गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज है वो करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में मेंशन है कि पार्लियामेंट बाय लॉ के थ्रू सिटीजनशिप को रेगुलेट है वो कर सकता है। क्या स्टूडेंट सिटीजनशिप को रेगुलेट करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट को है या कॉन्स्टिट्यूशन को है? अब देखिए कि ये जो पावर है वो पार्लियामेंट को ही दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 11 है वो मेंशन करता है कि पार्लियामेंट समय समय पे सिटीजनशिप का जो रेगुलेशन है उसके रिगार्डिंग जो लॉ है उसको यहाँ पे फ्रेम है वो किया जा सकता है। और इसी के रिगार्डिंग में 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो कि रिसेंटली लाया गया था, हमारे जो थ्री नाइबर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो इंडिया के लिए अगर माइग्रेट किए हैं, कुछ उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उनको इंडिया में सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा। क्या स्टूडेंट जो रिलीजन है वो एक ग्राउंड है क्या? क्या रिलीजन कोई ग्राउंड नहीं है इंडिया में सिटीजनशिप को गेन करने का? यस स्टूडेंट्स, रिलीजन कोई ग्राउंड है वो नहीं है। यहाँ पे 5 ग्राउंड्स हैं वो बेसिकली मेंशन है, जिनको कि हम ब्रांड नेम का जो निमोनिक है उसके रूप से जाना करते हैं कि किसी पर्सन का अगर इंडिया के अंदर में बर्थ हुआ है तो बाई बर्थ के थ्रू उसको सिटीजनशिप मिलेगा। आर से आप देखिए कि किसी पर्सन के द्वारा रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप को गेन है वो किया गया है। किसी जो टेरिटरी है उसको इंडियन अथॉरिटीज ने एक्वायर किया है, नेचुरलाइजेशन है और डिसेंट है। तो 5 ग्राउंड्स हैं वो मेंशन है जिनके बेसिस के ऊपर में इंडिया में जो सिटीजनशिप है उसका गेन है वो हो सकता है। सिटीजनशिप को लॉस करने के कितने ग्राउंड हैं? वो 3 ग्राउंड्स हैं। रिनंसिएट कर दिया जाए किसके द्वारा, किसी की जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, और आप देखिए कुछ पर्सन को डिप्राइव है वो कर दिया जाए। तो 3 ग्राउंड्स हैं इंडिया में सिटीजनशिप अगर आप लॉस करते हो तो उसके बिहाइंड के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है कि रिलीजन कोई ग्राउंड है वो नहीं है सिटीजनशिप को गेन करने का, पर 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू आप देखिए कि कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर में सिटीजनशिप ग्रांट किया गया था हमारे थ्री नाइबर कंट्रीज के। वहाँ पे सभी लोगों के लिए वो सिटीजनशिप अलाउ नहीं था, ओनली थ्री नाइबर कंट्रीज से वो अलाउ था। कुछ लिमिटेड जो कम्युनिटी हैं, 6 कम्युनिटी, उनको ही वहाँ पे। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर हम रीड करें तो अब यहाँ पे बताया गया कि इलेक्शन कमीशन को एंटाइटल्ड है कि वो वेरीफाई कर सकता है सिटीजनशिप फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑन द इलेक्टोरल रोल। ये आप देखिए कि आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर में इस स्टेटमेंट को इलेक्शन कमीशन ने मेंशन है वो किया था। इलेक्शन कमीशन ने मेंशन किया था कि आर्टिकल जो 326 है, 326 मेंशन करता है कि किसी भी पर्सन जो कि इंडिया के अंदर में इंडिया का सिटीजन है और एडल्ट है उसको राइट टू वोट का जो पावर है वो ग्रांट करता है आर्टिकल 326। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, इलेक्टोरल के जो रजिस्ट्रेशन के रूल्स हैं 1960 के, ये सभी आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन को एंटाइटल करते हैं। इंडिया में जो सिटीजनशिप है उसको वेरीफाई किया जा सकता है इलेक्टोरल रोल के अंदर में इंक्लूजन की पर्पज से। अगर किसी पर्सन का सिटीजनशिप नहीं है, उनको डिप्राइव करना है, उनके रिगार्डिंग में क्या डिसीजन लेना है उसके पर्सपेक्टिव से सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। बट इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि समय समय पे वेरीफाई करे वो पर्सन वैलिड इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, उसको इलेक्टोरल रोल के अंदर इंक्लूड करना है या उसको वहाँ से एक्सक्लूजन है वो करना है। ऑल थ्री स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट हैं, तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? सी स्टेटमेंट है, सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। आज का जो न्यूज़पेपर है उसको एक बार हम रेफर करते हैं। आप देखिए कि फर्स्ट न्यूज़ के अंदर ही इन सब प्रोविजंस के बारे में मेंशन था। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया था इलेक्शन कमीशन को इन सिटीजनशिप और that, जो इलेक्टोरल रोल है उसके अंदर में नेम डिलीटेशन के रिगार्डिंग में। सेकंड अगर हम रीड करें, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है उसके बारे में। ब्रिक्स का मेंबरशिप रिसेंटली ईरान की वजह से न्यूज़ में है। और आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी आप देखिए कि ईरान से कोई भी कंट्री है जो ट्रेड को कैरी आउट करेगा, यूएस उन कंट्री के अगेंस्ट में 25% का जो एडिशनल टैरिफ है उसको इम्पोज करेगा। उस कंट्री से जो भी प्रोडक्ट है वो यूएस के लिए अगर जाएगा और वो कंट्री ईरान से भी ट्रेड है वो करता है, तो उस दौरान में यहाँ पे डिस्कस किया गया था ब्रिक्स मेंबरशिप के बारे में, क्योंकि 2026 के समय में इंडिया जो ब्रिक्स का मेंबरशिप है उसको होस्ट करेगा, ब्रिक्स का जो मीटिंग है उसको।
और ईरान रिसेंटली इसका जो मेंबर है वो बना है, तो इंडिया इस डिप्लोमेटिक चैलेंज को किस तरीके से हैंडल करता है उसके बारे में आज के न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन है वो था। एक बार हम न्यूज़ को यहाँ पे रेफर करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे जो फर्स्ट पेज के ऊपर ही ये न्यूज़ था, जो यूएस के प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में, उसके बाद में हमने ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है उसके बारे में यहाँ पे रीड है। आपको जो उन कंट्रीज के ग्रुप को यहाँ पे चूज करना है जिनके पास में ब्रिक्स का मेंबरशिप है प्रेजेंट समय के अंदर में। अब देखिए कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक्स का। ईरान ईरान अभी रिसेंटली जो मेंबरशिप है वो मिला है। इराक इसका पार्ट है वो नहीं है। इराक पार्ट नहीं है। इजिप्ट यहाँ पे पार्ट है जिसको भी रिसेंटली मेंबरशिप है वो मिला है। ईरान है स्टूडेंट्स, इजिप्ट है, इथोपिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। ये वो 4 कंट्रीज हैं जिनको रिसेंटली मेंबरशिप है वो मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इजराइल पार्ट नहीं है, सीरिया पार्ट नहीं है, यूक्रेन भी पार्ट नहीं है। रसिया तो आप देखिए कि फाउंडिंग मेंबर है, यहाँ पे ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है। अर्जेंटीना को मेंबरशिप के लिए इनवाइट किया गया था, फिर उन्होंने डिनाई किया है वहाँ पे जब से न्यू लीडर पावर के अंदर में आए हैं। सऊदी अरेबिया ने भी ऑफिशियली इसको ज्वाइन नहीं किया है। वेनेजुएला रिसेंटली आप देखिए कि वहाँ पे जो यूएस अथॉरिटीज़ ने जो इंटरवेन किया उसकी वजह से न्यूज़ में था। वेनेजुएला को भी मेंबरशिप है वो नहीं है। वेनेजुएला बेसिकली जो ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, उनका फाउंडिंग मेंबर है। उसका फाउंडिंग मेंबर है। सऊदी अरेबिया भी उसका फाउंडिंग मेंबर है। और श्रीलंका रिसेंटली जो साइक्लोन दितवा है उसकी वजह से न्यूज में था। तो राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, जो ब्रिक्स है ओरिजिनली ब्रिक के नाम से इसको सेटअप किया गया था। ग्लोबल साउथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया। ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है और चाइना है। बाद में आप देखिए कि साउथ अफ्रीका इसको इंक्लूड होता है और उसके थ्रू ये ब्रिक्स के रूप से यहाँ पे सेटअप होता है। तो ये 5 कंट्रीज यहाँ पे ब्रिक्स का जो मेंबर, ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं जिनको कि ब्रिक्स के आप देखिए कि फाउंडिंग कंट्रीज इनको बोल सकते हो। 4 फाउंडिंग कंट्री हैं। अफ्रीका लेटरल फेज में इसको ज्वाइन करता है। इन्होंने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको भी सेटअप किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संगाई के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। और आप देखिए कि चाइना के अंदर में 2 बैंक है जिनका हेडक्वार्टर है। एक बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। वो किसका है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का तो बीजिंग में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि बेसिकली ब्रिक्स का बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संगाई के अंदर में। सेकंड आप देखिए कि फिर मेंबरशिप को एक्सपेंड किया गया 2020 से 23 के समय में, जब साउथ अफ्रीका के वहाँ पे मीटिंग हुआ था। तो मेंबरशिप के अंदर में यहाँ पे एक्सपेंड है वो हुआ है। कुछ कंट्रीज को यहाँ पे इनवाइट किया गया जिसमें अर्जेंटीना है डिनाई कर दिया इनविटेशन को। सऊदी अरेबिया ने इसको ज्वाइन है वो नहीं किया, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। और बेसिकली किन किन कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है? ईरान ने इसको ज्वाइन किया है। ईरान के अलावा आप देखिए कि इजिप्ट ने इसको ज्वाइन किया है। ईरान के अलावा इजिप्ट ने इसको ज्वाइन किया है। इथोपिया जहाँ पे हमारे पीएम सर गए थे, इथोपिया ने इसको ऑफिशियली ज्वाइन किया। और यूनाइटेड अरब अमीरात है। तो ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। तो प्रेजेंट समय 9 मेंबर्स का जो मेंबरशिप है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आपसे पूछा गया है हरिजन जो टर्म है उसके बारे में। हरियाणा गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन है वो न्यूज़ के अंदर में था, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑफिशियल्स को डायरेक्शन दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो हरिजन टर्म है वो नहीं मेंशन है, तो आपको अपने ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन के जो डॉक्यूमेंट हैं उसके अंदर में भी आपको हरिजन जो टर्म है उसको नहीं यूज करना है। तो एक बार न्यूज़ को हम रेफर करते हैं कहाँ पे ये मेंशन था। आप देखिए कि जो इनसाइड के जो स्टेट के जो पेज हुआ करते हैं वहाँ पे ये न्यूज़ है वो मेंशन था कि अवॉइड करना है आपको हरिजन, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो वर्ड यूज हुआ करता है उसको यहाँ पे ऑफिशियल लेटर्स के अंदर में। और उस दौरान में हमने ये जो हरिजन टर्म का जो कोइन किया गया एम के गांधी के द्वारा उसके बारे में भी यहाँ पे रीड है वो की थे। तो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसका डेफिनेशन है वो नहीं है। पुणे पैक्ट के बाद में, पुणे पैक्ट के थ्रू आप देखिए कि जो डिवाइड क्रिएट करने का कोशिश किया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो उसके बाद में गांधी हैं वो इस टर्म को कोइन करते हैं जिससे कि सोसाइटी को एक इंक्लूड है वो किया जा सके। और जो हरिजन जनरल है वो यहाँ सॉरी ये मिस प्रिंट यहाँ पे हुआ है, जर्नी नहीं है ये जर्नल है। जर्नी नहीं है ये जर्नल है। तो हरिजन जो जर्नल है वो एक मल्टीलिंगुअल जर्नल के रूप से सेटअप हुआ, जो गुजराती के अंदर भी पब्लिश हुआ करता था, हिंदी में भी पब्लिश हुआ करता था।
और एक अदर लैंग्वेज है उसमें भी इसका पब्लिकेशन है वो होता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। 1933 के समय में इसको सेटअप करते हैं और इसके द्वारा आप देखिए कि जो यंग इंडिया नाम का जो जनरल है उसको रिप्लेस किया गया था। यंग इंडिया नाम का जो जनरल है एम के गांधी का, उसका रिप्लेसमेंट है वो हुआ था हरिजन जनरल के थ्रू। राइट आंसर क्या रहेगा? सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कुछ, आपको नेचुरल कैटेगरी का जो हेरिटेज साइट्स है उनको यहाँ पे मेंशन किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है जो कि नेचुरल कैटेगरी के अंदर में नहीं है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्यों डिस्कस किए हैं, क्यों यहाँ पे इंक्लूड किए हैं कि स्टूडेंट्स आज का जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर आप देखिए कि जो वैली ऑफ फ्लावर है वहाँ पे फॉरेस्ट फायर की वजह से वो जो 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 प्लेस है वो न्यूज के अंदर में था, और वहाँ पे हमने वैली ऑफ फ्लावर की वजह से यहाँ नेचुरल कैटेगरी के जो हमारे जो साइट्स हैं उनको भी हम रीड किए थे, और जो नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के अंदर में उनको भी हम यहाँ पे रीड किए थे। तो ये तो यूनेस्को का साइट हुआ, ये नेशनल पार्क हुआ। क्वेश्चन को एक बार हम रीड करते हैं, कौन सा नहीं है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। टोटल हमारे यहाँ पे 8 आप देखिए कि जो साइट्स वो नेचुरल कैटेगरी के अंदर में है। टोटल हमारे यहाँ पे 8 जो साइट्स हैं वो नेचुरल कैटेगरी के अंदर में हैं, उनको हम यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे। फर्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट रिसेंटली न्यूज़ में इस वजह से था कि गाडगिल साहब का भी डेथ हुआ था। गाडगिल साहब ने ये जो वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ रिकमेंड किया है कि कैसे इनको प्रोटेक्ट करना है, ये जो नेचुरल हेरिटेज है हमारा। तो वेस्टर्न घाट के बाद में स्टूडेंट्स ग्रेटर हिमालयन जो नेशनल पार्क है, ग्रेटर हिमालयन जो नेशनल पार्क है, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क के बाद में काजीरंगा है जो कि आसाम के वहाँ पे है। काजीरंगा है जो आसाम के वहाँ पे है। मानस है वो भी आसाम के वहाँ पे ही है, मानस नेशनल पार्क है जो भी आसाम के अंदर ही है। केवला देव है जो कि राजस्थान के अंदर में है, केवला देव है जो राजस्थान के अंदर में है। फिर आप देखिए कि सुंदरबन है, फिर सुंदरबन है जो वेस्ट बंगाल के वहाँ पे है। नंदा देवी है जो कि उत्तराखंड के वहाँ पे है, नंदा देवी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आसाम और उत्तराखंड ऐसा डिस्ट्रिक्ट, ऐसा स्टेट है जहाँ पे टू नेचुरल हेरिटेज का जो साइट्स हैं वो सिचुएटेड है। नंदा देवी के बाद में आप देखिए कि वैली ऑफ फ्लावर है वो भी यहाँ पे इसका पार्ट है, वैली ऑफ फ्लावर है वो भी इसका पार्ट है। तो वेस्टर्न घाट है वो इंक्लूडेड है, जो यूनेस्को हेरिटेज का नेचुरल लिस्ट है उसके अंदर में है। वैली ऑफ फ्लावर है वो भी नेचुरल लिस्ट के अंदर में है। और केवला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है वो भी इसका पार्ट है। क्या स्टूडेंट्स कंचनजंगा है वो नहीं है? यस स्टूडेंट्स कंचनजंगा नहीं है। और कंचनजंगा किस कैटेगरी में है? ये मिक्स कैटेगरी के अंदर में है। एक डिफरेंट कैटेगरी होती है मिक्स कैटेगरी, जिसके अंदर में इंडिया का ओनली साइट है कंचनजंगा जो 2016 के समय में इंक्लूड है वो हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के बारे में। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो मेंशन है कि ये यूनेस्को का हेरिटेज साइट है। अभी हमने देखा नेचुरल कैटेगरी के अंदर में यूनेस्को का हेरिटेज साइट है। ये पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। यस स्टूडेंट्स काफ़ी सारे प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट हुआ करते हैं। जैसे आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए ये है कि नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के वहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अराउंड 5 के आसपास नेशनल पार्क है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में, कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपका होमवर्क है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्या ये पार्ट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है नेचुरल कैटेगरी के अंदर में? क्या वैली ऑफ फ्लावर है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में लोकेटेड है? तो आप देखिए कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में लोकेटेड नहीं है, ये आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा। क्या ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है? यस स्टूडेंट्स 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर था जिसमें डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में एक क्वेश्चन था जो कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि डेजर्ट नेशनल पार्क ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सिचुएटेड है। तो बेसिकली वो आप देखिए कि 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उसका एरिया है वो आया करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ओनली ये सिचुएटेड है वैली ऑफ फ्लावर, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा।
इट इज़ नोन फॉर इट्स मीडो एंड जो एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स उसके लिए जाना करते हैं। यस स्टूडेंट, 600 के आसपास डिफरेंट काइंड ऑफ एल्पाइन यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो मिला करते हैं। जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है वहाँ पे। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। राइट आंसर यहाँ पे बी है वो रहेगा। तो ये आज का हमारा न्यूज़पेपर बेस्ड क्विज का डिस्कशन था। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन करना। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो होमवर्क आपको दिया गया है उसमें कमेंट सेक्शन के अंदर में ज़रूर से आप बताना। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अपने नोट्स के अंदर में अपडेट ज़रूर से करना, क्योंकि स्टूडेंट्स लगातार आप नोट्स अगर बनाओगे तो ही आप यहाँ पे रिवीजन है वो कर सकोगे। क्या तो आप बार बार नोट्स बनाइए, क्या बार बार इन वीडियोज़ को जो 2x का स्पीड है उससे आप देखिए, जिससे कि आपको यहाँ पे रिवीजन है वो हो सके। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1-2 टाइम्स आप इसको कम से कम रिवाइज करोगे तो आपको बेटर बेनिफिट है वो रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।